Essential elements for a valid endorsement वैध पृष्ठांकन के आवश्यक तत्व। आज हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। Essential elements और requisites of a valid endorsement वैध पृष्ठांकन के आवश्यक तत्व। फर्स्ट इज सिग्नेचर। पहला है कि एंडोर्समेंट के पर्पस से सिग्नेचर होना जरूरी है। सिग्नेचर किसके? सिग्नेचर ऑफ पेई और एंडोर्सी ऑफ अ बिल हिमसेल्फ और हिज ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट मस्ट साइन द एंडोर्समेंट। किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? पृष्ठांकन के उद्देश्य से या तो पेई के या जो भी उसका एंडोर्सी है, पृष्ठांकित है, उसके सिग्नेचर होने चाहिए, या इनके द्वारा जो अधिकृत एजेंट है वो पृष्ठांकन के लिए सिग्नेचर कर सकते हैं। सिग्नेचर इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स में ही होने चाहिए, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर वैलिड नहीं माने जाएंगे, ये इनवैलिड माना जाएगा। और अगर दो या दो से अधिक पेई हैं, यदि प्रॉमिसरी नोट है और बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो पेई में भी 2 और मोर देन 2। ओके, उस स्थिति में उन दोनों को ही, जो जिनका नाम लिखा हुआ है एज ए पेई, उन दोनों को ही अपनी हैंड राइटिंग में एंडोर्समेंट करना होगा, सिग्नेचर करने होंगे। तो सिग्नेचर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि या तो पेई के या एंडोर्सी के होने चाहिए या ऑथोराइज्ड एजेंट के द्वारा सिग्नेचर होने चाहिए। और अगर 2 या 2 से अधिक पेई हैं तो उन दोनों के द्वारा पृष्ठांकन के उद्देश्य से सिग्नेचर किया जाना चाहिए। प्लेस ऑफ एंडोर्समेंट, पृष्ठांकन का स्थान, अर्थात इंस्ट्रूमेंट पर किस जगह एंडोर्समेंट किया जाए, कहां पर पृष्ठांकन किया जाए। तो the endorsement should be written on the back side of the instrument or in the face of the instrument itself। कहां पर पृष्ठांकन किया जाना चाहिए कि या तो प्रपत्र के पीछे की तरफ, फर्स्ट जो है ये माना जाता है कि बैक साइड में सिग्नेचर किया जाना चाहिए पृष्ठांकन के उद्देश्य से, या इंस्ट्रूमेंट के फेस पर भी सिग्नेचर किए जा सकते हैं, या if there are so many endorsement on an instrument, an additional slip of paper may be attached to the instrument for further endorsement। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा एंडोर्समेंट है एक ही इंस्ट्रूमेंट पर, मैच्योरिटी से पहले हम कितनी भी बार उस इंस्ट्रूमेंट पर एंडोर्समेंट कर सकते हैं, तो देयर आर सो मेनी एंडोर्समेंट और पूरा पेपर भर चुका है, इंस्ट्रूमेंट पूरा भर चुका है, तो पृष्ठांकन के उद्देश्य से एक पर्ची पर भी सिग्नेचर किए जा सकते हैं और उसको इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में अटैच किया जा सकता है। ऐसा पृष्ठांकन भी वैलिड एंडोर्समेंट माना जाएगा, वैध पृष्ठांकन माना जाएगा, और उस अटैच्ड पर्ची को हम अलॉन्च कहते हैं। ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, पृष्ठांकन का क्रम। इफ देयर आर 2 or more endorsements on a negotiable instrument, then it is assumed that until the contrary is proved, they were made in the order in which they appear thereon। अगर मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट पर बहुत सारे पृष्ठांकन किए हुए हैं, तो नियम ये कहता है कि ये उसी क्रम में माने जाएंगे जैसे कि वो उस इंस्ट्रूमेंट पर नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के फेवर में चेक इशू किया, सो बी इज द पेई ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बी उसका आदाता है। बी ने सी के फेवर में, सी ने डी, डी ने ई और ई ने एफ के फेवर में इसका पृष्ठांकन किया। एफ जब जी के फेवर में इसका पृष्ठांकन कर रहा था, उस समय उसने बी
से सी को, और सी ने जब डी के फेवर में जब एंडोर्समेंट किया तो उसके बीच की जो स्पेस थी वहां पर एफ ने एंडोर्समेंट कर दिया जी के फेवर में, और जी ने एच के फेवर में और एच ने आई के फेवर में फिर इसका पृष्ठांकन कर दिया, और फिर ये आई इंस्ट्रूमेंट जो है डिसऑनर हो गया। तो प्रायर पार्टीज आर लायबल फॉर द कंपेंसेशन, भुगतान के लिए और क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो इस पर स्यू करने के लिए, इन पार्टीज पर स्यू करने के लिए, वाद प्रस्तुत करने के लिए ए, बी, सी एंड देन एफ विल बी लायबल। फिर एफ का होगा, देन डी, ई जिम्मेदार होंगे, जी और एच होंगे। इस तरह से ये ऑर्डर को डिसाइड किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, पृष्ठांकन का क्रम वही माना जाएगा जो कि इंस्ट्रूमेंट पर नजर आ रहा है। डेट ऑन एंडोर्समेंट, पृष्ठांकन पर तारीख का लिखा जाना इज नॉट कंपल्सरी। जरूरी नहीं है कि आप डेट लिखें, बट इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यदि मान लीजिए चेक डिसऑनर हो जाता है तो फिर टू असर्टेन द ऑर्डर ऑफ द एंडोर्समेंट, पृष्ठांकन का क्रम निर्धारित करने के लिए कि प्रायर पार्टीज कौन सी है जिन जिन के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करना है, पहले कौन जिम्मेदार होगा, सेकंड कौन, थर्ड कौन एंड फोर्थ कौन, इसको डिसाइड करने के लिए, सो टू असर्टेन द ऑर्डर ऑफ द डिसऑनर एंडोर्समेंट, डेट ऑन द एंडोर्समेंट इज इम्पोर्टेंट। उस समय में पृष्ठांकन पर जो तारीख लिखी हुई होती है वो महत्वपूर्ण होती है। जिस पहले जो तारीख है वो पहले जिम्मेदार होगा और बाद की तारीख वाला बाद में जिम्मेदार होगा या रिस्पॉन्सिबल होगा। फॉर वैलिड एंडोर्समेंट according to section 46 of NI Act 1881, डिलीवरी इज कंपल्सरी, सुपुर्दगी अनिवार्य है। बिना सुपुर्दगी के पृष्ठांकन का, एंडोर्समेंट का, बैक साइड में सिग्नेचर करने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46, delivery is important to complete the negotiation. Without delivery, the property will not be considered to have been transferred. जब तक इंस्ट्रूमेंट की, प्रपत्र की सुपुर्दगी नहीं होगी तब तक पृष्ठांकन पूर्ण किया हुआ पूर्ण नहीं माना जाएगा। सो कंपल्सरी डिलीवरी, सुपुर्दगी अनिवार्य है। In case of death of endorser before delivery, यदि एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, उन्होंने एंडोर्समेंट किया, पृष्ठांकन किया, बैक साइड में सिग्नेचर किए, बट वाई को इसकी डिलीवरी देने से पहले ही अगर एक्स की डेथ हो जाती है तो उसके जो कानूनी उत्तराधिकारी हैं मिस्टर एक्स की, वो इसकी केवल सुपुर्दगी देकर इस एंडोर्समेंट को, इस पृष्ठांकन को पूर्ण नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57। The legal heirs have to make fresh endorsement and then deliver to complete the negotiation. केवल कानूनी जो उत्तराधिकारी हैं, लीगल हेयर्स जो हैं, वो केवल डिलीवरी देकर इस एंडोर्समेंट को कंपलसरी नहीं, कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अब उनको फ्रेश एंडोर्समेंट करना होगा और फिर इसकी डिलीवरी करेंगे, तब ये नेगोशिएशन कंप्लीट माना जाएगा। एंडोर्समेंट बाय माइनर, एक अवयस्क के द्वारा पृष्ठांकन किया जाना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 of NI Act 1881, a minor can endorse a check, but he will not be liable as an endorser. एक अवयस्क पृष्ठांकन कर सकता है लेकिन पृष्ठांकन के लिए वो जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। नेगोशिएशन बैक इन फेवर ऑफ एंडोर्सर,
पृष्ठांकक के पक्ष में पुनः पृष्ठांकन। फॉर एग्जाम्पल, पुनः पृष्ठांकक के पक्ष में पुनः पृष्ठांकन करना किसको कहते हैं कि ए ने बी के फेवर में चेक इशू किया। सो ए इज द ड्रॉअर, आहर्ता, बी इज द पेई। ओके, बी एंडोर्सेज इट इन फेवर ऑफ सी। बी ने सी के फेवर में एंडोर्समेंट किया। नाउ बी इज एंडोर्सर, ही वाज पेई, नाउ ही इज एंडोर्सर, है ना। पहले वो आदाता था, अब वो पृष्ठांकक या पृष्ठांकन करता बन गया। सी ने डी के फेवर में एंडोर्समेंट किया, डी ने ई के फेवर में, ई ने एफ के फेवर में एंडोर्समेंट किया, और एफ ने वापस सी के फेवर में एंडोर्समेंट कर दिया। राइट, इसे कहते हैं नेगोशिएशन बैक इन फेवर ऑफ एंडोर्सर। इसे पृष्ठांकक के पक्ष में पुनः पृष्ठांकन करना कहते हैं। इसका इफेक्ट क्या होगा कि सी के बाद की जितनी पार्टीज हैं वो अब अपनी लायबिलिटीज से मुक्त हो जाएंगी, फ्री हो जाएंगी। ओके, सो व्हेन वन ऑफ द प्रायर एंडोर्सर अगेन बिकम्स होल्डर ऑफ एनआई बिफोर मैच्योरिटी, हमारे केस में वापस से कौन बन गया, सी। ही वाज प्रायर एंडोर्सर, वो पूर्व का पृष्ठांकन करता था। सी ने डी और डी ने ई और ई ने एफ के फेवर में किया, और एफ ने वापस इसको सी के फेवर में पृष्ठांकन कर दिया। ओके, सो इट इज कॉल्ड नेगोशिएशन बैक। इन सच केसेस ऑल पार्टीज सब्सिक्वेंट टू द सैड होल्डर, एंड हमारे केस में कौन है, वो सी है। उसके बाद के जितने भी पक्षकार हैं डोंट रिमेन लायबल एंड कैन नॉट बी स्यूड, अब वो जिम्मेदार नहीं होंगे और उनके प्रति वाद भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ओके, तो ये इस तरह से अगर नेगोशिएशन बैक इन फेवर ऑफ एंडोर्सर होता है तो जिस पृष्ठांकन कर्ता के पक्ष में वापस से एंडोर्समेंट हो गया है उसके बाद के जितने भी पक्षकार हैं अब उनके विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा, है ना। अब सी के पास में वापस से आ गया ये पृष्ठांकन होकर, और सी अब आर के फेवर में कर रहा है, आर एस के फेवर में, एस ने टी के फेवर में किया, और फिर ये चेक हो गया डिसऑनर। तो हम जब इंस्ट्रूमेंट पर देख रहे हैं तो हमें बहुत सारे एंडोर्समेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जब क्योंकि टी किस किस के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है, वो डी, ई और एफ के अगेंस्ट अब वाद प्रस्तुत नहीं कर सकेगा, क्योंकि वापस से एंडोर्समेंट होकर वापस से सी के पास में आ गया था, इसलिए। ओके, नेक्स्ट इज नेगोशिएशन बैक इन फेवर ऑफ ड्रॉअर, आहर्ता के पक्ष में पुनः पृष्ठांकन। यदि ए इज द ड्रॉअर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ए ने बी के पक्ष में चेक जारी किया, सो ए हो गया आहर्ता। बी इज द पेई, बी ने सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, और आई ने वापस से ए के फेवर में इसको एंडोर्समेंट कर दिया, वापस से चेक घूमकर ए के पास में आ गया है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, नो पार्टी रिमेन्स लायबल एंड द चेक इज ट्रीटेड एज सेटिस्फाइड। अब इसमें क्योंकि आहर्ता के पास में ही वापस से घूम कर आ गया ये चेक, अब इस केस में कोई भी पार्टी इस चेक के पेमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं होंगी और ये मान लिया जाएगा कि इस चेक का पेमेंट हो चुका है। नो फर्दर एंडोर्समेंट कैन बी डन ऑन सच चेक्स। अब इस तरह के चेक पर अब आगे और भी पृष्ठांकन नहीं किया जा सकता, यानी नेगोशिएशन बैक इन फेवर ऑफ एंडोर्सर, यदि पृष्ठांकनकर्ता के पक्ष में पुनः पृष्ठांकन होता है उसका फर्दर एंडोर्समेंट किया जा सकता है, पृष्ठांकन किया जा सकता है, लेकिन ड्रॉअर के फेवर में वापस से एंडोर्समेंट होता है नेगोशिएशन बैक इन फेवर ऑफ ड्रॉअर, तब इसका फर्दर एंडोर्समेंट अब
नहीं किया जा सकता है। इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, एंडोर्सी मे बी मोर देन 2 जॉइंटली। विनिमय बिल या प्रतिज्ञा पत्र के 2 या 2 से अधिक पृष्ठांकित हो सकते हैं, लेकिन संयुक्त रूप से पृष्ठांकित हो सकते हैं। और अगर 2 या 2 से अधिक पृष्ठांकित हैं और उनको फर्दर एंडोर्समेंट करना है, पृष्ठांकन करना है, तो उन दोनों को ही, यानी ए एंड बी हैं, तो ए और बी दोनों को ही सेपरेटली अपनी हैंडराइटिंग में सिग्नेचर करना होगा फॉर वैलिड एंडोर्समेंट। A check cannot be endorsed if it is having account pay crossing, restrictive endorsement or negotiation back to drawer. ओके, अगर यदि चेक पर अकाउंट पेई रेखांकन है या प्रतिबंधित पृष्ठांकन है या आहारता को पुनः पृष्ठांकन है, तो ऐसे चेक का एंडोर्समेंट या पृष्ठांकन नहीं हो सकता। एंड लास्ट वन इज no need to write or order with the name of endorsee, it will remain transferable। यानी कि अगर हम एंडोर्समेंट करते हैं तो हमने जिस व्यक्ति के फेवर में एंडोर्समेंट किया है उसका सिर्फ नाम लिखा है, उसके नाम के साथ में और ऑर्डर वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। लिखें तो ठीक है, और नहीं लिखेंगे तब भी ये इसका फर्दर एंडोर्समेंट किया जा सकेगा, इट विल रिमेन ट्रांसफरेबल। सो दीज आर एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर वैलिड एंडोर्समेंट। थैंक यू।